ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको शॉर्ट में हम ऑप एम्प बोलते हैं, ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो कि बहुत ही इजी यूनिट है और ये ज़रूर कवर करना चाहिए स्टूडेंट्स को, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी यूनिट को रिवाइज करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। और डिटेल में और भी यूनिट्स दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उस वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्चुअली एक आईसी है, 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक आईसी है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। उसी को आईसी में फैब्रिकेट किया गया है पूरे सर्किट को। इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, उन सबको कंबाइंडली एक आईसी में फैब्रिकेट किया गया है। उसी आईसी को यहाँ पर एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि इसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो जो ये आईसी है 741 ऑप एम्प आईसी है, तो ये 8 पिन की आईसी होती है। कोई भी आईसी इवन नंबर के पिन होते हैं किसी भी आईसी में, और उसमें हाफ पिन्स लेफ्ट साइड होते हैं और हाफ पिन राइट साइड, जैसे कि 8 पिन की आईसी है ये। तो 4 पिन होंगे लेफ्ट साइड में और 4 पिन होंगे राइट साइड में। तो हम कैसे यहाँ, क्योंकि जो आईसी आप देखेंगे तो उसमें नंबर्स नहीं लिखे होते हैं कि पिन नंबर 1 कौन सा है, पिन नंबर 2 कौन सा है, 3, इस तरह से उसमें पिन नंबर नहीं लिखे होते हैं, मेंशन नहीं होते हैं। तो उसको कैसे देखते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। किसी भी आईसी को आप अगर अपने सामने रखोगे तो उसमें एक जैसे 741 कुछ लिखा रहेगा, तो ये रीडेबल फॉर्मेट में आप रखोगे, जिससे कि ये आप रीड कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे एक हाफ सर्किल बना होता है टॉप पे, तो ये इसको ऊपर रखना है। और जो उसकी जो काउंटिंग होती है पिंस की, वो हम लेफ्ट साइड के टॉप से शुरू करेंगे, इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे, फिर वापस बॉटम टू ये राइट साइड में जाएंगे, इस तरह से पूरा एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे। तो जो इधर का जो नंबर होगा 1 होगा, 1 2 3 4, फिर हाफ हो गया। इसके बाद यहाँ से राइट बॉटम से चलेंगे 5 6 7 8, तो इस तरह से यहाँ पर। तो ये 8 पिन की आईसी हो गई। और इस 8 पिन में ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 ये है ऑफसेट नल। ऑफसेट नल का पर्पज ये है कि जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में पावर सप्लाई दिया रहेगा, तो ये ज़्यादा चांसेस है प्रैक्टिकली कि हम इनपुट में कोई भी सिग्नल ना अप्लाई करें, उसके बावजूद भी आउटपुट में कुछ वोल्टेज अपीयर हो सकता है। तो वो केस, अगर ऐसा केस है, तो वहाँ पर हम एक्स्ट्रा 1 और 5 में हम वोल्टेज लगा देंगे, जिससे कि वो रीसेट हो जाए। तो इसका मेन पर्पज ये है। और पिन नंबर 8 ये लिखा हुआ एनसी का मतलब है नॉट कनेक्टेड। तो इस पिन को कहीं भी कनेक्ट नहीं करना है, ये बस उस फॉर्मेट को पूरा करने के लिए दिया गया है कि इवन नंबर के पिन्स होने चाहिए। तो ये जो काम के पिन है वो 7 ही हैं। जो 8वां पिन है वो जो 8वां पिन है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर रखा गया है, तो इसीलिए इसको नॉट कनेक्टेड रखा है। ये कहीं भी कनेक्ट इसको नहीं करना है। ओके, अब आते हैं ऑप एम्प की जो सिंबल है, इसमें ये माइनस का मतलब होता है जो इसमें 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं। तो जहाँ माइनस लिखा है, माइनस को हमेशा ऊपर बनाते हैं, प्लस को नीचे बनाते हैं जनरली, ठीक है। तो जहाँ माइनस लिखा है वो इनपुट, वो पिन रहेगा पिन नंबर 2। देखिए ना, यहाँ पिन नंबर 2 ये किसके लिए है, ये माइनस, यहाँ पर माइनस सिंबल लगाया गया है। और माइनस सिंबल क्यों लगाया गया है, ये पिन जो अलॉट हुआ है उसका नाम है इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका नाम क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है। यानी कि इस टर्मिनल में अगर हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट में इसका इन्वर्ट आउटपुट दे देगा। इन्वर्ट का मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। अगर इधर हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दे रहे हैं इस तरह से, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में, तो आउटपुट में आएगा इसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट, मतलब इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये आउटपुट हो गया। यहाँ पर ये है केस किसके लिए, जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा इनपुट है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी कि प्लस वाला जो इनपुट है,
और ये पिन नंबर 3 है, यहाँ पिन नंबर 3 है, प्लस वाले इनपुट को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और अगर यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म, तो ये क्या करेगा, नॉन इन्वर्टिंग, यानी ये इन्वर्ट नहीं करेगा। तो इस केस में जो आउटपुट होगा वो 0 डिग्री फेज शिफ्ट का प्रोड्यूस करेगा। मतलब यहाँ पर इस केस में सेम एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आ जाएगा आंसर जिस फेज में इनपुट है। तो इसमें ये इसका ये आंसर आएगा और इस वाले का ये आंसर। इन्वर्टिंग टर्मिनल में अगर इनपुट है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा यहाँ पर, और इधर रहेगा 0 डिग्री फेज शिफ्ट। मतलब इसको दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे वर्ड में बोलते हैं आउट ऑफ फेज, और इसको बोलते हैं इन फेज। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो पिन नंबर 2 एंड 3 है। अब यहाँ पर पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7। पिन नंबर 4 में नेगेटिव पावर सप्लाई और पिन नंबर 7 में पॉजिटिव पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर ये इनपुट नहीं है, ये हम आईसी को रन करने के लिए जो इसेंशियल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए 2 इनपुट है, एक नेगेटिव पावर सप्लाई, दूसरी पॉजिटिव सप्लाई, यानी कि 4 और 7 पिन है यहाँ पर। तो और पिन नंबर 6 जो कि आउटपुट के लिए बना हुआ है। तो ये पूरा जो सिंबल है ये एक्चुअली ये आईसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी सिंबल को हम आईसी में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी आप आंसर कॉपी में दिखा सकते हैं। ये आईसी का भी दिखाना ज़रूरी है अगर बेसिक पूछ रहा है ऑप एम्प का। देखिए जैसे ये हमने यहाँ पर ये ऑप एम्प जो सिंबल है उसको यहाँ ही बना दिया हमने माइनस प्लस। तो ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये क्या है, पिन नंबर 2 है यहाँ पर। ओके, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो पिन नंबर 3 है यहाँ पर। ओके, और जो पिन नंबर 6 है वो है आउटपुट यहाँ पर हो गया। पिन नंबर 4 जो कि नेगेटिव पावर सप्लाई है यहाँ से हो गई, और पिन नंबर 7 जो कि पॉजिटिव पावर सप्लाई है वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा आईसी है वो आईसी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सिंबल के फॉर्म में इसी तरह से दिखाते हैं, और इसमें पिन नंबर 2, 3 या 6 को रिप्रेजेंट नहीं करा जाता है। 4 और 7 जो कि पावर सप्लाई के लिए होता है वो भी रिप्रेजेंट नहीं करा जाता जनरली। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में है उसमें इनपुट जो अप्लाई किया गया वो V1 है और इन्वर्टिंग टर्मिनल में V2 है। तो जो डिफरेंशियल इनपुट है, दोनों इनपुट का जो डिफरेंस इनपुट है यानी कि VD की वैल्यू ले लिया हमने, हो जाएगा V1 माइनस V2 होगा। ये होगा डिफरेंशियल इनपुट। तो ऑप एम्प का जो बेसिक पर्पज है कि ऑप एम्प एम्पलीफाइज द डिफरेंशियल इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट को वो एम्पलीफाई करता है। ठीक है, क्योंकि मान लो कि अगर हमको माइक्रो वोल्ट में है या मिली वोल्ट में कोई सिग्नल है और उसको आइडेंटिफाई करना है, तो इस मिली वोल्ट को इस सिग्नल को या माइक्रो वोल्ट के सिग्नल को हमको इनलार्ज करके देखना होगा डिटेक्ट करने के लिए। तो इनलार्ज कैसे होगा, तो इट शुड बी एम्पलीफाइड, ये एम्पलीफाई होना चाहिए, यानी कि एम्पलीफाई का मतलब हुआ वो बूस्ट होना चाहिए, उसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए। जो मिली वोल्ट है या माइक्रो वोल्ट है वो वोल्ट में आ जाए। तो ये कैसे होगा, जब एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो इसको एम्पलीफाई कर सके, तो वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बेसिक पर्पज होता है, इट एम्पलीफाइज द डिफरेंशियल इनपुट। तो हो गया V1 माइनस V2। तो जब डिफरेंशियल इनपुट को एम्पलीफाई करने की बात आएगी तो होता है इसमें गेन। तो मान लेते हैं कि इसका जो डिफरेंशियल गेन है, ऑप एम्प का जो डिफरेंशियल गेन है वो है AD। ओके, और गेन का फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमारा हो गया V0 और इनपुट हो जाएगा VD। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा V0 की जो वैल्यू आ जाएगी, V0 की जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा AD इंटू VD हो गया। अब इसी को हम, ये हमारा एक फार्मूला बन गया V0 इक्वल टू AD इंटू VD। इसी को भी हम आगे लिख सकते हैं V0 इक्वल टू AD इंटू VD की वैल्यू रख सकते हैं V1 माइनस V2 हो गया। अब यहाँ पर AD की 2 तरीके की वैल्यू दे सकता है। एक AD की नॉर्मल वैल्यू दे देगा जो कि ऑप एम्प का जो गेन होगा वो बहुत ही लार्ज होता है, यानी कि अगर आइडियली बात करें इट शुड बी इनफाइनाइट और प्रैक्टिकली के लिए इट शुड बी वेरी हाई। ठीक है,
इसकी वैल्यू 1000, 10,000, 1 लाख इस तरह से रहेगी नॉर्मल वैल्यू। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डीबी में, डेसिबल में। तो एडी इन डीबी, इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो डीबी में हो। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? तो 20 इंटू लाग ऑफ जो नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है एडी, उसका हम लाग ले लेंगे टू द बेस 10। तो ये हमारा आ जाएगा डीबी में फार्मूला बन जाएगा। मान लो कि अगर एडी की वैल्यू है 10,000, इफ एडी इक्वल्स टू 10,000, तो 10,000 का मतलब होगा 10 टू द पावर 4। तो उस केस में ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें, क्योंकि ये रेशियो है, कोई यूनिट नहीं रहेगा, यूनिट लेस है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एडी की 10 टू द पावर 4 और इसका लाग लेंगे। तो 10 बेस है, तो इसका आंसर आ जाएगा लाग का 4 आ जाएगा। तो हो जाएगा 20 इंटू 4 यानी कि 80 dB। तो यही एडी जो 10 टू द पावर 4 है, 10,000 है, इसी को हम dB में लिख देंगे 80 dB। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि dB में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरा आता है कि अगर एडी को dB में दिया है तो वहाँ से भी हम एडी की नॉर्मल वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम V0 कैलकुलेट करेंगे तो dB में नहीं रखेंगे, तब वहाँ पर हम नॉर्मल वैल्यू ही रखेंगे, 10 टू द पावर 4 का रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा पर्पज है ऑप एम्प का, जो कॉमन मोड इनपुट है उसको रिजेक्ट करना, उसको एम्पलीफाई नहीं करना है। तो कॉमन मोड इनपुट क्या है हमारा, यानी कि VC, जैसे कि डिफरेंस इनपुट था V1 माइनस V2, उसी तरह से कॉमन मोड इनपुट रहेगा VC। तो वो होगा V1 प्लस V2 बाई 2, ये हमारा होगा कॉमन मोड इनपुट। और कॉमन मोड जो गेन होगा वो ले लेते हैं हम AC, कॉमन मोड C फॉर कॉमन। तो AC की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट गेन है तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट की जगह क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। तो यहाँ से हम V0 की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, AC इंटू VC हो गया। अब VC की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको दो तरीके का आउटपुट मिल चुका है। एक है आउटपुट VD के करस्पॉन्डिंग, जब डिफरेंस इनपुट की बात करेंगे हम, है तो इनपुट V1 और V2 ही, लेकिन जब डिफरेंशियल इनपुट की बात करेंगे तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो हो रहा है V0 इक्वल्स टू AD इंटू VD। ठीक है। और दूसरा, जब हम कॉमन मोड इनपुट की बात करेंगे तो जो आउटपुट आ रहा है वो हो रहा है AC इंटू VC। अब ध्यान रखिएगा ये सारी वैल्यू dB में नहीं रहेंगी, नॉर्मल वैल्यू रखी जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर दो तरीके का आउटपुट आ रहा है, जबकि आउटपुट तो एक ही होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा उसको हम V01 नाम दे रहे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग V02। तो जो ओवरऑल आउटपुट होगा उन दोनों का सम होगा, यानी कि V0 इक्वल टू हो जाएगा V01 प्लस V02। ये ध्यान रखना है। तो अलग अलग हमको फाइंड करना होगा, V01 करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल इनपुट और V02 करस्पॉन्डिंग टू कॉमन मोड इनपुट पर, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ओवरऑल आउटपुट हमको मिल जाएगा। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो, तो इसका जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हाई इनपुट इम्पिडेंस। हाई मतलब इसका जो RI होगा वो इनफाइनाइट होता है। आइडियल ऑप एम्प की बात करें तो हाई इनपुट इम्पिडेंस मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली की बात करें इट शुड बी वेरी हाई। ओके। तो अगर ये केस होगा तो उस केस में अगर इनपुट इम्पिडेंस हाई है, इनपुट का मतलब जैसे ये हमारा ऑप एम्प है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनपुट इम्पिडेंस दे रहा RI, ये क्या है, बहुत हाई है, इनफाइनाइट है या वेरी हाई है। तो जब इम्पिडेंस हाई होगा तो जो करंट होगी, यहाँ पर जो करंट आएगा इनपुट करंट, इनपुट करंट विल बी टेंड्स टू 0। यहाँ पर जो करंट आएगी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी या नियरली इक्वल टू
जीरो हो जाएगी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक्स है सेकेंड करेक्टरिस्टिक है लो आउटपुट इम्पीडेंस। यानी कि आर नॉट, यहाँ पर जो आउटपुट जो इम्पीडेंस आएगा वो इट शुड बी आइडियली जीरो, या प्रैक्टिकली की बात करें तो वेरी लो। तो ये रहता है, प्रैक्टिकली की बात करें अगर हम, तो ये रहेगा फ्यू ओम्स में, मतलब 20 ओम, 30 ओम या 100 ओम तक ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और यहाँ पर वेरी हाई का मतलब रहेगा ये मेगा ओम में रहेगा। ठीक है, ये मेगा ओम में रहेगा। आर नॉट ये सेकंड करेक्टरिस्टिक होगी। और जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये मान लीजिए कि हमारा ऑप एम्प है वी नॉट, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो अगर हमने कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किया है, तो जब इनपुट हमने अप्लाई नहीं किया है तो आउटपुट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। लेकिन हमने पहले ही बताया है कि ऑप एम्प ये आईसी है और जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है इसमें तो कई सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रैक्टिकली कि इनपुट अवेलेबल, इनपुट हमने सप्लाई इनपुट अप्लाई नहीं किया है, उसके बावजूद भी आउटपुट में कोई न कोई वोल्टेज दिख रहा है। और कोई अगर इनपुट यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने इनपुट में जीरो सिग्नल दिया हुआ है, कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया है वह, ये पॉसिबिलिटी है अगर हमने इनपुट में कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, उस केस पर भी आउटपुट में जीरो आना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में हमको, क्योंकि हम ऑपरेशन ऑप एम्प का यूज़ तभी कर पाएंगे जब आउटपुट जीरो हो, अगर हम इनपुट नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है कि इनपुट हमने नहीं दिया है उसके बावजूद आउटपुट आ रहा है, तो हमको एक्स्ट्रा कोई न कोई वोल्टेज लगाना होगा, चाहे नेगेटिव टर्मिनल में, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल में, चाहे इन्वर्टिंग टर्मिनल में, चाहे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, जिससे कि आउटपुट जीरो हो जाए। तो जो हमको एक्स्ट्रा इनपुट लगाना पड़ रहा है फॉर द गेन ऑफ जीरो आउटपुट वोल्टेज, तो वो वोल्टेज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोला जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने एक इनपुट वोल्टेज लगा दिया है, ठीक है, ये वोल्टेज लगा दिया है, इसको बोलेंगे हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ओ यस, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अभी हमने कोई सिग्नल नहीं लगाया। अब ऐसा करने पर वी नॉट अगर जीरो आ रहा है तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। तो ऐसे केस में जो ये हमने एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाया है कि जिससे कि आउटपुट जीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है CMRR। इसका फुल फॉर्म है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। दिस इज द एबिलिटी ऑफ ऑप एम्प टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करे, तो इसके लिए CMRR डिफाइन किया गया है, और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन। तो CMRR इज रिटन एज AD अपॉन AC, इसका मॉड ले लेंगे हम। और ये पता है कि AD की जो आइडियल वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इनफाइनाइट, और AC शुड बी जीरो आइडियली। अगर प्रैक्टिकली बात करें दिस शुड बी हाई और दिस शुड बी लो। तो इनका अगर रेशियो हम बात करें तो इनफाइनाइट अपॉन जीरो, तो यानी कि CMRR जो आइडियल CMRR की जो वैल्यू होगी दैट शुड आल्सो इनफाइनाइट, ये है। या प्रैक्टिकली बात करें इट शुड बी वेरी हाई। अगर CMRR हाई होगा तो उससे इससे ये पता चलेगा कि AD भी इसका वेरी हाई होगा। AD हाई होगा तभी ये CMRR हाई होगा, और साथ में AC क्या होगा, बहुत ही मिनिमम वैल्यू होगी, जीरो हो जाएगी। तो CMRR डिफिनेशन से, CMRR के डिफिनेशन से ये हमारा दोनों फुलफिल होगा तभी ये हाई होगा। ओके,
नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है स्लीव रेट। स्लीव रेट यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं SR, स्लीव रेट। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मेन पर्पस है कि वो जो डिफरेंशियल इनपुट है उसको एम्पलीफाई करे, और साथ में जब हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें, किसी प्रैक्टिकल की बात करें, तो जो डिफरेंशियल इनपुट है वो हमेशा लगातार कंटिन्यूसली वेरी करेगा। तो इसके साथ साथ जो आउटपुट है जो कि एम्पलीफाई होके आ रहा है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होके आ रहा है, दैट शुड बी वेरीड अकॉर्डिंगली टू द इनपुट वेरिएशन। जिस तरह से इनपुट में जिस तरह से वेरी कर रहा है उसी रेशियो में वहाँ भी वेरी होना चाहिए, और वो भी डिटेक्टेबल हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो स्लीव रेट है वो डिफाइन करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट यानी कि वो आउटपुट का वोल्टेज किस रेट से चेंज हो रहा है, कितने पर सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड ना होकर के माइक्रो सेकेंड होता है। तो इस SR की जो स्लीव रेट की जो यूनिट होगी वो हो गई वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये आउटपुट की बात कर रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एज स्लीव रेट, वेयर द यूनिट ऑफ स्लीव रेट इज वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ये ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पर आइडियल जो स्लीव रेट की जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकल के लिए वेरी हाई हो जाएगी। ओके, इन्वर्टिंग ऑप एम्प, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ऑप एम्प को हम कैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह हम यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट बनाएंगे। नेगेटिव जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ऊपर बनाते हैं, ये हमारा हो गया आउटपुट। और इन्वर्टिंग क्योंकि हमको डिजाइन करना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इनपुट शुड बी अप्लाइड एज इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इस टर्मिनल में हमको इनपुट अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ इनपुट अप्लाई कर दिया, और साथ में एक R1 रेजिस्टेंस है, तो हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया, और इसमें हमने इनपुट अप्लाई कर दिया यहाँ पर इनपुट सिग्नल। ओके, ये हमारा हो गया VI, और ये रेजिस्टेंस है ये हमारा हो गया R1 हो गया। और जो नॉन इन्वर्टिंग जो इनपुट टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिग्नल अप्लाई हो रहा है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में है, वो है हमने VI कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग में 0 कर दिया, और साथ में एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। इन्वर्टिंग टर्मिनल में ही हमेशा फीडबैक रेजिस्टेंस लगता है। ये है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस RF हो गया, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो नोड है उसको A है और ये B यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले अब इसको हम डिराइव करेंगे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कितना होगा, कितना आउटपुट होगा, ठीक है। ये है V0 कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि इसका जो इनपुट, जो सबसे पहले ऑप एम्प की जो प्रॉपर्टी है वो है कि इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए, तो जिससे कि इनपुट जो करंट होगी दैट शुड बी 0। यहाँ पर हमने इनपुट करंट लगाया आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। दूसरा जो इसका जो प्रॉपर्टी है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के जो वोल्टेजेस हैं, नोड वोल्टेजेस, दैट शुड बी इक्वल, यानी कि VA इक्वल्स टू VB। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम किसी भी न्यूमेरिकल में हो या किसी भी थ्योरी में हो ये जरूर यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब चूंकि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंड है, तो यहाँ से आ जाएगा VA इक्वल्स टू 0 आ गया। और ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उससे ये मिल गया कि VB विल आल्सो बी 0, यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि VA तो हमने ग्राउंड कर रखा है। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी यूज करते हो तो VB भी 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम करेंगे अप्लाइंग KCL एट नोड B नोड पर हम KCL अप्लाई करेंगे। KCL नोड पर KCL नोड B पर KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक इनपुट करंट हम इमेजिन कर रहे हैं कि I1 है, ठीक है, और आउटपुट करंट एक I है और दूसरी आउटपुट करंट IF है।
फीडबैक करंट। ओके, तो केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल द सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनपुट करंट हमारी I1 है और आउटगोइंग में है स्मॉल आई प्लस IF, फीडबैक करंट हो गया। तो I इक्वल्स टू 0 पहले ही दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा I1 इक्वल्स टू IF हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब I1 क्या है? I1 करंट है जो कि R1 में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, और यहाँ का वोल्टेज है VA और यहाँ का वोल्टेज है VB और ये R है, तो करंट I को हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू, है ना, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो हमने जो करंट डायरेक्शन मानी हुई है उसको फॉलो करते हुए इसके जो हेड वाला जो साइड है वोल्टेज, वो उसकी वैल्यू कम होगी इन कंपैरिजन टू VA के। तो क्या करेंगे हम, VA माइनस VB अपान R कर देंगे, हो गया, है कि नहीं। जो भी करंट फाइंड करना हो जिस भी ब्रांच में, तो उस ब्रांच में हम जो टेल वाला जो एंड है वो वोल्टेज माइनस हेड वाले एंड का वोल्टेज कर देंगे और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर देंगे, तो हमको I मिल जाएगा। इसी को फॉलो करते हुए तो I1 हमारा हो जाएगा, इस नोड का वोल्टेज है VI, क्योंकि ये ग्राउंड है तो यहाँ पे आ जाएगा VI, तो ये हो जाएगा I1 VI माइनस VB अपान R1 हो गया। ये हो गया I1 VI माइनस VB अपान R1, इसी को फॉलो करते हुए इक्वल टू, अब IF क्या हो जाएगा? IF का जो टेल वाला एंड है वो है VB, तो VB को हम पहले लिखेंगे, माइनस हेड वाला एंड क्या है? V0 है, माइनस V0 कर दिया हमने अपान RF रेजिस्टेंस कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हमको ये पहले से पता है कि VB की वैल्यू 0 है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो VI माइनस 0 अपान R1 इक्वल्स टू, VB 0 है, माइनस 0 माइनस V0 अपान RF कर दिया यहाँ पर। तो अब माइनस, क्योंकि V0 हमको V0 प्रूव करना है तो इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा VI अपान R1 इक्वल हो जाएगा माइनस V0 अपान RF हो जाएगा। अब V0 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, V0 इक्वल टू हो जाएगा, RF को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ से और माइनस इधर ले आएंगे, तो V0 इक्वल हो जाएगा माइनस RF अपान R1 इंटू VI हो गया। ओके, तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर जो निगेटिव साइन आ रहा है, ये साइन बता रहा है कि इनपुट को क्या कर रहे हैं, ये निगेटिव कर देगा, यानी कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। और यहाँ पर गेन क्या हो जाएगा? गेन मतलब V0 अपान VI इक्वल टू हो जाएगा माइनस RF अपान R1, ये हमारा हो जाएगा गेन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब सेकेंड केस देखते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इनपुट होगा वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट होगा, यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अप्लाई कर दिया हमने, ये हमारा हो जाएगा VI, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R1 इन्वर्टिंग टर्मिनल में, और यहीं पर हम फीडबैक रेजिस्टेंस भी लगा देंगे। ये RF हो जाएगा और इस इनपुट को भी हम ग्राउंड कर देंगे यहाँ पर। तो इस केस में एक ही इनपुट लग रहा है, वो भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पर प्लस वाले टर्मिनल में हमने VI लगाया है और ये हमारा हो जाएगा R1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहला कि I जो इनपुट करंट है दैट शुड बी 0, यहाँ पर इनपुट करंट 0 होनी चाहिए। दूसरा, अगर ये A है टर्मिनल नोड वोल्टेज नोड है और ये B है, तो VA मस्ट बी इक्वल टू VB, ये दोनों प्रॉपर्टी होगी।
अब हमने क्योंकि बी टर्मिनल में, बी नोड में हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमने इनपुट दिया है, तो वी बी हो जाएगा वी आई, और यहाँ से आ जाएगा वी ए विल बी वी आई हो गया। वी ए की वैल्यू भी हमको मिल गई यहाँ पर। फिर से हम अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड ए नोड पर हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो ये करंट हम इसको मान लेते हैं I1 और ये हो जाएगा IF, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इनपुट करंट I1 इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट में एक I है और दूसरा है IF है। I इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा हमारा I1 इक्वल टू IF हो गया, ठीक है। फिर से वही फार्मूला चलेंगे कि I1 कैसे फाइंड करेंगे हम। अगर हमको किसी ब्रांच में करंट निकालना है तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो टेल एंड में जो वोल्टेज है उसको पहले लिखेंगे हम। टेल एंड में वोल्टेज हमारा 0 है यहाँ पर, क्योंकि इसको ग्राउंड किया गया है। 0 माइनस हेड एंड का वोल्टेज VA अपान R1, ये हमारा हो जाएगा I1। सिमिलरली IF के लिए क्या करेंगे, करंट डायरेक्शन हमने इस तरह से माना है, तो इसका जो टेल एंड है उसमें नोड वोल्टेज VA है, उसको पहले लिखेंगे। हेड एंड का जो वोल्टेज है ना, इसका जो हेड है यहाँ इधर है, तो क्या हो जाएगा V0 अपान RF रेजिस्टेंस, ओके। VA हमारा क्या है, VI है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस VI अपान R1 इक्वल्स टू VI है, तो VI माइनस V0 अपान RF है, ओके। V0 को हमको लेफ्ट साइड ले आना है, तो ये माइनस V0 अपान RF, इसको हम लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, तो V0 अपान RF माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, VI अपान RF पहले से लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं VI अपान RF प्लस ये राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा VI अपान R1। अब RF को मल्टीप्लाई कर देंगे और VI को कॉमन ले लेंगे, तो V0 हमारा हो जाएगा, ठीक है। VI जब कॉमन लेंगे तो और इस तरह से कर देते हैं 1 अपान RF प्लस 1 अपान R1 इंटू VI हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर आया 1 अपान RF 1 अपान R1, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर RF है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो V0 हो जाएगा, RF को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा RF अपान RF प्लस RF अपान R1 इंटू VI, तो V0 हो जाएगा 1 प्लस RF अपान R1 इंटू VI। तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला आ गया। तो यहाँ से हम गेन भी निकाल सकते हैं। गेन हो जाएगा V0 अपान VI इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस RF अपान R1, 1 प्लस RF अपान R1। ये हमारा क्या है, ये गेन है और ये आउटपुट का फार्मूला हो गया, ओके। अभी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटर हो गया, समिंग एम्पलीफायर हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अगर किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक्स।